जी स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में वो इंटरप्शन हो रही थी बार बार, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग इधर पहुंचे थे ऑक्सीसेफली पे। ऑक्सीसेफली टॉवर स्केल का मतलब है कि जो ना स्कल है ना, इसके जो दरमियान वाली जहाँ पे मांग निकालते हैं, दरमियान वाली जगह यहाँ से ना पॉइंटेड होती है, थोड़ी ऊपर की तरफ उठी हुई। और वो इस वजह से होता है क्योंकि उसके जो सूचर्स हैं वो जल्दी क्लोज हो जाते हैं। जब एक न्यू बर्न बेबी होता है तो उसका जो ब्रेन होता है ना, ये दरमियान से उसके जो सूचर्स, ब्रेन की जो असल में बोन्स है ना, वो पार्ट्स में है, सिर्फ एक ही नहीं होती। जैसे हमें तो यही लगता है कि एक इसका है ऊपर, लेकिन वो उसके पार्ट्स होते हैं। और ये है कि वो पहले ओपन होते हैं। क्यों ओपन होते हैं? वो इसलिए ओपन होते हैं क्योंकि जो ब्रेन की डेवलपमेंट है, जब बेबी ने ग्रो करना है तो साथ साथ ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, ठीक है, साइज़ भी बड़ा होता है। इस वजह से वो जो सूचर्स हैं वो काफ़ी लेट एज में जाके बंद होते हैं, ठीक है। और इस तरह से जी, तो क्या होता है कि जो उसके सूचर्स हैं वो बेबी में भी बंद नहीं होते, आहिस्ता-आहिस्ता उसकी डेवलपमेंट होती है। फिर जब बच्चा जो है वो इनफ बड़ा हो चुका होता है, फिर जाके वो ये बोन जो है वो क्लोज़ होती है। इसी वजह से ना बच्चों की स्कल बड़ी सॉफ्ट सी होती है, ठीक है। और अगर आप बच्चों की स्कल में ना ये सूचर्स महसूस भी होते हैं, आपको महसूस होगा कि जो स्कल है ना वो एक नहीं है, उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। एक पार्ट इधर है, एक पार्ट इधर है, ठीक है। वो इसकी यही रीज़न है। और दूसरा इसमें एक और आपने वो कंडीशन भी देखी है कि शदोला जो नाम है, वो एक दरबार है, पता नहीं उस वहाँ का क्या कस्टम है। उसका क्या करते हैं कि वो ना लोग मन्नतें मानते हैं, फिर उनका जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको वो क्या करते हैं कि उसके सर पे ना कोई हार्ड चीज़ चढ़ा देते हैं। तो फिर क्या होगा कि उसके सूचर्स, तो वो उसका ब्रेन डेवलप नहीं कर सकेगा क्योंकि वो हार्ड चीज़ है। तो फिर ब्रेन की ग्रोथ, उसकी स्कल की ग्रोथ नहीं होगी और उनके सर छोटे रह जाते हैं। तो उसकी ये रीज़न है, ठीक है। और ये भी आपने देखा होगा कि जो नानी दादी हैं, अक्लमंद जो औरतें हैं, उनको बड़ा पता होता है कि बच्चों के सर को पता नहीं कभी इधर से दबाओ तो कभी इधर से दबाओ। तो मैं भी पहले यही समझती थी कि ये सारी जो है मिथ्स हैं और ये कुछ नहीं होता, ये तो वैसे ही करते हैं। लेकिन इसमें भी साइंस होती है। जिन बच्चों को इसका ना किया जाए ना, उनको बचपन में उनको लिटाने की हैबिट बहुत ख़राब हो, किसी को पता ना हो, अगर कोई सियाना बंदा बीच में ना हो, तो क्या होता है कि उनके हेड सही नहीं बनते, उनकी शेप्स थोड़ी डिफॉर्म हो जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें वाकई एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि जो स्कल है बेबीज़ की, उसकी शेप चेंज होनी होती है, इस वजह से वो ओपन होती है। चलें नेक्स्ट, इस लेक्चर पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाना है क्योंकि है आगे भी काफ़ी लंबा है। तो नेक्स्ट इसके हम रिपेयर मैकेनिज़म्स देखेंगे। अच्छा, मैक्रो म्यूटेशंस इससे बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि जो रिपेयर मैकेनिज़म्स हैं वो पॉइंट म्यूटेशंस के ही होते हैं। मैक्रो म्यूटेशन जिसमें क्रोमोसोम ही डिलीट हो गया, उसमें रिपेयर मैकेनिज़म्स नहीं पाए जाते। चलें, जी। सो फर्स्ट रिपेयर मैकेनिज़्म दैट इज़ अबाउट द पैरिमिडीन डायमर्स। अच्छा, पैरिमिडीन डायमर्स अब हैं क्या? पहले ये सुनेंगे, ये म्यूटेशन है। पैरिमीन डायमर्स actually is not a repair mechanism, it is a type of mutation. If you look on this diagram here, a thymine dimer is formed. This is a thymine ring, this is a second thymine ring, and these are present and on the adjacent positions on the adjacent nucleotides. और इन्होंने क्या इसके साथ सामने इसके साथ बाइंड करना था। थाइमिन किसके साथ बाइंड करता है, पेयर अप करता है? एडिनिन के साथ। एडिनिन के साथ इसने करना था इधर, और इसने इसके साथ इधर करना था, ठीक है। इन्होंने डबल, हर थाइमिन जो है वो एडिनिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। अब क्या होगा कि ड्यू टू यूवी रेडिएशन, जब आप रोशनी में जाएंगे, सनलाइट में जाएंगे, तो क्या होगा कि जो थाइमिन है वो इस एडिनिन के साथ इसका बॉन्ड टूट जाएगा और ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो इस थाइमिन का भी डबल बॉन्ड हो गया, इसका भी हो गया। दैट इज़ कॉल्ड पैरिमिडीन डायमर। थाइमिन इज अ पैरिमिडीन बेस और इसका डायमर बन गया, ठीक है, कि ये पेयर कर गए। दैट इज़ अ टाइप ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। और ये म्यूटेशन होती कब है? आयनाइजिंग रेडिएशंस की वजह से होती है। जैसे आप अगर सनलाइट में जाएंगे तो आप में ये म्यूटेशन हो रही होती है, लेकिन आप में चूंकि प्रिपेयर मैकेनिज्म हैं, इस वजह से वो ठीक हो जाती है, इतनी वो फील करने में नहीं आती, ठीक है। इस बात की आपको समझ आ गई। दिस इज थाइमिन डायमर एंड दिस इज अ टाइप ऑफ म्यूटेशन विच इज काज्ड बाय द आयनाइजिंग रेडिएशंस।
और व्हेन यू आर सब्जेक्टेड टू अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, यूवी रेज के सामने जाएंगे तो ये होती है। अच्छा जी, और दूसरी आप एक और ये चीज़ देखें कि एक वार्म ब्लडेड मैमल एक दिन में तकरीबन 10,000 बेसिस जो है वो लूज़ करता है, ठीक है, उसमें 10,000 म्यूटेशंस आ रही हैं, लेकिन उनका अफेक्ट क्यों नहीं शो होता, बिकॉज दीज म्यूटेशंस आर रिपेयर्ड, ठीक है, these mutations not remain mutations but these are repaired by the DNA repair mechanisms which are naturally present in the body. So if you look here on this, repair systems are there. First one is direct repair, second is nucleotide excision repair, third is base excision repair, mismatch repair, double strand breakage repair. Okay, these are the mechanisms of repair टू द म्यूटेशंस और द बेस रिपेयर। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। ओके, तो डायमर्स की ज़्यादातर जो रीज़न है डेट इज़ द आयनाइजिंग रेडिएशन, लेकिन कुछ उसकी वजह से भी हो सकती है कि आपके अगर ब्लड में कोई ऐसा बायोकेमिकल रिएक्शन हुआ है जिसने डिस्टर्ब कर दी है, ठीक है, और इसकी यही मेन रीज़न्स हैं, अनाइजिंग रेडिएशन या कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन हो जाता है, या कोई आप म्यूटाजेन से आप क्या होते हो, एक्सपोज होते हो। तो वैसे म्यूटेशंस तो हर वक्त होती रहती हैं, आप किसी भी वक्त मौजूद हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, घर में मौजूद हैं, म्यूटेशंस होती रहती हैं, लाजमी नहीं है कि आप किसी म्यूटाजेन से एक्सपोज हों ही तो म्यूटेशन होंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी म्यूटाजेन से, पता है कि आपको ये केमिकल जो है वो म्यूटाजेन है, उससे आप एक्सपोज हो रहे हैं बार बार, तो देर इज़ अ मोर रिस्क ऑफ म्यूटेशंस। So move to the next slide in which we will discuss direct repair mechanism on first. Yes, this is direct repair mechanism. What will happen here? See on this diagram, this is a UV light which is falling on this thymine molecule. What will happen? The adenine bond will break up and a new dimer here is forming between two thymine. Okay, so this is pyrimidine dimer is formed here due to the presence of light, ionizing radiation की वजह से, ठीक है। Now in direct repair mechanism what will happen? In direct repair mechanism there present an enzyme in the body that is named as photolyase, which will get activated in the presence of light. जब इस एंजाइम के ऊपर लाइट पड़ती है, सेल्स के ऊपर भी लाइट पड़ रही है तो थायमिन डायमर बन रहे हैं, लाइट एट द सेम टाइम इस एंजाइम पे भी पड़ रही है, तो एंजाइम क्या करेगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और ये एंजाइम इसकी क्या एक्टिविटी है, डेट विल ब्रेक दिस थायमिन डायमर, कि ये इस थायमिन डायमर को ब्रेक करेगा और वो दोबारा क्या कर लेगा, एडिनिन के साथ बेस पेयर कर लेगा, ठीक है। एंड इट इज़ अ लाइट डिपेंडेंट एंजाइम, क्योंकि लाइट पे डिपेंड करता है, लाइट की मौजूदगी में ही ये एंजाइम काम करेगा, जैसे इसका नेम भी है फोटोलाइएज, ठीक है। सो इस प्रोसेस में कोई यहाँ से न्यूक्लियोटाइड एक्साइज नहीं हुए, कट नहीं हुए कि इसको कट करके दोबारा इसको पेस्ट किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रोसेस हैं उनमें न्यूक्लियोटाइड्स कट होते हैं, फिर उनको दोबारा उनकी डीएनए पॉलीमरेज उनको ऐड करता है उनकी रेप्लिकेशन करके, ठीक है। तो इस दैट इज़ आर डायरेक्ट रिपेयर। इसमें सिर्फ क्या हुआ है कि उसके जो डायमर है उसको तोड़ दिया गया है बाय द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम and that is photolyase, and in E. coli is a bacteria Escherichia coli. So move to the next step, that is a rather easy process, direct repair. In the next step we will discuss the nucleotide excision repair. Yes, okay, what is nucleotide excision repair? इसमें होता क्या, इसमें आप देखेंगे वो पहले तो थायमिन डायमर बना, तो लाजमी नहीं है कि वो एक बबल की फॉर्म में शो हो, तो इसमें क्या है कि आप देखें कि एक जो वेल्टी अपीयरेंस यहाँ पे शो होगी है, यहाँ पे इसकी ये एक बर्ड सा बन गया है इस डीएनए के ऊपर, ठीक है। तो थायमिन डायमर यहाँ पे बना है, तो इट अपीयर एज अ प्रोट्रूजन ऑन द
और उसकी उसको उसको क्या कहेंगे, उससे ना थोड़ा सा ये बाहर शो होना शुरू हो गया। ठीक है, तो इस अब क्या होगा जी, बल्कि लीजन का यहाँ पे टर्मिनोलॉजी इसके लिए यूज़ हुई है। The thymin dimer form a bulky lesions. ठीक है, now what will happen, the system will identify this bulky lesion and will try to settle it by the process of nucleotide excision repair। और ये एक पूरा प्रोसेस है कि इसको किस चीज़ ने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और फिर ये होता कैसे है। यस, इस स्लाइड में देखें अगर आप, तो क्या हुआ कि ये बल्कि अपीयरेंस हुई, इसको आइडेंटिफाई किया फैक्टर्स ने। फैक्टर्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H इसको आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, तो क्या होता है फिर यहाँ पे एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम आता है। ठीक है, वो क्या करता है कि ये जो यहाँ पे इसमें इशू था थायमिन डायमर के इर्द गिर्द के, इस साइड से भी कुछ न्यूक्लियोटाइड और इस साइड से भी कुछ न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करके एक निक क्रिएट करेगा, इसको कट कर देगा। निक्स इसने क्रिएट कर दी, इधर से भी कट कर दिया, इधर से भी कट कर दिया। एंड दिस इज़ द एंजाइम एंडोन्यूक्लिएज, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे जहाँ पे मैंने एरो आपको शो किया, दैट इज़ द एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। एंडोन्यूक्लिएज कौन सा एंजाइम है, ये सिरिचा को लाएगी, ये भी ग्रुप ऑफ एंजाइम हैं जो कि डीएनए को कट करते हैं। ठीक है, यस, लुक ऑन दिस स्लाइड। अच्छा, इसमें क्या हुआ है कि अब थर्ड स्टेप में क्या होगा कि डीएनए पोलीमरेज आएगा। ठीक है, और ये डीएनए पोलीमरेज इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स डिफरेंट है। प्रोकैरियोट्स में डीएनए पोलीमरेज 1 होता है और यूकैरियोट्स में डिफरेंट होता है। अब प्रोकैरियोट्स और डीएनए जो पोलीमरेज है, इसकी दो तरह की एक्टिविटी है। एक तो वो एक्सीजन उसकी है, एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी है। एक्सोन्यूक्लिएज मतलब कि वो क्या करता है कि न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करवाता है, और दूसरी उसकी है कि वो पोलीमराइजेशन करवाता है कि न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है। तो होगा क्या कि यहाँ से जो निक्स यहाँ पे क्रिएट होंगी, ये डीएनए पोलीमरेज पहले एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी करेगा और 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड की तरफ उसको न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करवा देगा। फिर क्या डीएनए पोलीमरेज अपनी पोलीमरेज एक्टिविटी शो करेगा, इन न्यूक्लियोटाइड्स न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करवा देगा जो कि बिल्कुल ठीक होंगे, उसमें वो डायमर की क्रिएशन नहीं होगी। फिर क्या कि ये इन निक्स को ये जो पहले वाले स्ट्रैंड्स हैं, इस नए बनने वाले सेगमेंट से ज्वाइन कौन करेगा, लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम ही है जो कि न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में ज्वाइन करता है। ठीक है, दैट इज़ ऑल अबाउट न्यूक्लियोटाइड एक्सचिजन रिपेयर। अब इसमें जो फैक्टर्स हैं जो कि इसको आइडेंटिफाई करते हैं वो डिफरेंट हैं। वो इधर दो मेथड लिखे हुए हैं, वन इज़ ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड पाथवे एंड अदर इज़ ग्लोबल जीनोमिक पाथवे। ठीक है, ये अगली स्लाइड में आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इसको फ़िलहाल कर देते हैं रेस। जी, अगर आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझे इनबॉक्स करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन हुई इन टॉपिक्स में, क्योंकि माइट पॉसिबल या आपके लिए नई चीज़ें हों, तो जब भी कोई नई चीज़ होती है तो उसको आप ना एक दफ़ा अगर ना समझ आए तो दोबारा पढ़ा करें, फिर आस्ते आस्ते उसकी समझ आ जाती है। चलें नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। जी, दैट इज़ आल्सो न्यूक्लियोटाइड एक्सचिजन रिपेयर। अब इसमें जो उसके दो हमने मेथड पढ़े थे उसको देखेंगे। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड पाथवे सबसे पहला, और जो दूसरा है ग्लोबल पाथवे। इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड पाथवे ये होता है, ये उन जीन्स में पाया जाता है जो कि एक्टिवली ट्रांसक्राइब होती हैं। ठीक है, बार बार जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बार बार वो ट्रांसक्राइब होती रहती हैं, ट्रांसक्रिप्शन उनकी होती रहती है। ठीक है, तो ये असल में जो इसमें आइडेंटिफिकेशन का रोल है, वो सबसे पहले इसका रोल है TF2H जो फैक्टर है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H का रोल है। इसके जो इसका है ट्रांसक्रिप्शन में इसके दो दो रोल हैं। ठीक है, एक तो ये देखें आप, आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन करवा रहा है, यहाँ पे मैसेंजर आ रहा है, नहीं ये देखें ये बन रहा है। ठीक है,
तो क्या है कि TF जो H2 है 2H वो क्या करेगा, वो इस जो रेप्लिकेशन मशीनरी है इसके आगे आगे मूव करेगा। ठीक है, ये जो आपको CSB प्रोटीन नज़र आ रही है, ये बाइंडिंग प्रोटीन्स है यहाँ पे। ठीक है, ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ये इसके रेप्लिकेशन में ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी के आगे आगे मूव करे। इसके दो काम है, एक तो ये क्या कर रहा है कि स्टैंड को ओपन कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, और दूसरा ये क्या कर रहा है, प्रूफ रीड कर रहा है कि कोई उसमें म्यूटेशन तो नहीं आई। अब क्या करेगा, इट विल आइडेंटिफाई दैट देयर इज़ अ थायमिन थायमिन डाइमर। ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे TT, आपको जो बीच में नज़र आ रहा है TT डाइमर बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H ने इसको ओपन कर दिया इस स्टैंड को, और फिर क्या होगा कि एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होगी जो कि इसको यहाँ से कट कर देगी। ये देखें यहाँ थायमिन डाइमर इधर बना हुआ है ना, ये देखें, अगर इस डायग्राम में देखें तो इसके इधर वाले भी न्यूक्लियोटाइड, इधर वाले भी न्यूक्लियोटाइड कट हो जाएंगे। न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर में यही था ना कि इस साइड वाले भी एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड कुछ क्या हो जाते हैं, वो उनको कट कर दिया जाता है और दोबारा से यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होती है। अच्छा, इसके जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है इसके दो सब यूनिट्स हैं जो कि मिल के काम करते हैं। ठीक है, दैट प्रोसेसेस हेलिकेस एक्टिविटी। हेलिकेस एक्टिविटी कहते हैं, ये हेलिक्स को ओपन करने की एक्टिविटी करता है। ठीक है, these enzymes separate the two strands of the duplex in preparation for removal of the lesion को remove करने के लिए। So what will happen कि damaged strand is then cut on both sides of the lesion by a pair of endonucleases। लास्ट स्टेप में भी आपको बताया था पिछले में भी कि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा, इनको दोनों साइड से कट कर देगा। ठीक है, दोनों साइड से जब ये कट हो जाएंगे तो क्या है कि यहाँ पे DNA पॉलीमरेज एंजाइम आएगा जो कि क्या करेगा, DNA पॉलीमरेज की भी गैमा और एप्सिलॉन जो इसके सब यूनिट्स हैं वो आए हैं और उन्होंने न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करवाए हैं, और फिर लाइगेस एंजाइम क्या कर देगा, इन जो इसको पुराने वाले स्टैंड के साथ ज्वाइन कर देगा। ठीक है, तो दैट इज़ द अच्छा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड पाथवे एंड ग्लोबल पाथवे। ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड पाथवे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन जीन्स में जो बार बार ट्रांसक्रिप्शन होती है जिनकी। ठीक है, तो ये जो ग्लोबल पाथवे डेट इज़ अ जनरल वन, ये सारे ही जीनोम को देखती रहती है। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड पाथवे उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि बार बार ट्रांसक्रिप्शन जिनकी की जाती है, जिन जीन्स की जो ज़रूरत पड़ती हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे कि हीमोग्लोबिन है, प्रोटीन है, तो वो आपको पता है RBCs तो बॉडी की ज़रूरत है, रोज़ वो कितने RBCs नए बनते हैं और कितने की डेथ होती है। So that is all about nucleotide excision repair. Next is the base excision repair. तो बेस वाला ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, ये भी अगर आपको समझ आ गई है तो अच्छी बात है। तो बेस वाला इससे इजी है, वो आपको जल्दी समझ आ जानी है इंशाल्लाह। ओके, लुक ऑन 8 बेस एक्सिजन रिपेयर जो है इसमें क्या होगा, BER। इसमें देखें, अब इसमें न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर में और इसमें क्या फ़र्क है। Yes, look on it, this is the base excision repair and it is different from nucleotide excision repair in the way कि न्यूक्लियोटाइड एक्सचिशन रिपेयर में आपने देखा है कि जो न्यूक्लियोटाइड जिसमें म्यूटेशन थी उसके आगे पीछे वाले न्यूक्लियोटाइड भी रिमूव हुए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि सिर्फ वही बेस रिमूव होगी जिसमें क्या है, म्यूटेशन आई है। अच्छा, इसमें इस शो कर रहे हैं ये आपको जो G0 नज़र आ रहा है, गवानोसिन जो है, गवानीन है, इसमें म्यूटेशन आई है। अब होता क्या है कि जो गवानीन है इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें म्यूटेशन, जी गवानीन में म्यूटेशन आ गई तो इसकी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गई, ऑक्सीडाइज्ड वर्जन है गवानीन का, और इसका क्या नेम है, 8 ऑक्सो गवानीन। ठीक है, G0 जिसको शो कर रहे हैं। ठीक है, डेट इज़ आर म्यूटेटेड वन। अब ये नॉर्मल गवानीन तो नहीं है और इसके सामने साइटोसिन पेयर अप नहीं हो सकती क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। सो व्हाट विल हैपन, एन एंजाइम DNA ग्लाइकोसाइलेज, DNA ग्लाइकोसाइलेज विच इज़ नेम्ड एज
HOGG1, ठीक है। इसका ये एंजाइम का नेम है। डीएनए ग्लाइकोसाइलेज क्या करेगा कि इस गवानीन को यहाँ से रिमूव करेगा। सिर्फ इसी न्यूक्लियोटाइड भी रिमूव नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे सिर्फ बेस रिमूव होगी, पूरा न्यूक्लियोटाइड रिमूव नहीं होगा, सिर्फ ये बेस रिमूव होगी। तो क्या है कि गवानीन जो बेस है ये इनसाइड अंदर की तरफ मौजूद होती हैं गवानीन बेसिस, ठीक है। अब डीएनए का स्ट्रक्चर भी देखिए ना, तो ट्विस्टेड स्ट्रक्चर होता है, कुछ बेसिस बाहर की तरफ होती हैं, कुछ अंदर की तरफ। तो गवानीन जो बेस है दैट इज़ इनसाइड, ठीक है। वैसे जो बेसिस हैं वो इनसाइड ही होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड उसका होता है, लेकिन जो स्पेसिफिकली गवानीन है दैट इज़ ऑलवेज इनसाइड द डीएनए हेलिक्स। सो क्या होगा कि इस गवानीन को इसने रिमूव किया, ठीक है, फ्लिप आउट, इसको बाहर निकाल लेगा, पकड़ के ना डीएनए डुप्लेक्स से इस न्यूक्लियोटाइड, इस गवानीन बेस को क्या करेगा, बाहर निकालेगा, ठीक है। और फिर व्हाट विल हैपन के नेक्स्ट स्टेप में, अच्छा यहाँ पे आप एक चीज़ देखें, ये देखिए इसने इसको ऑक्सो गवानीन को बाहर निकाल लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये इसकी एक्टिव साइट में फिट हो गया, ठीक है, ऑक्सो गवानीन। और अगर ये नॉर्मल गवानीन होगी तो ये इसके एक्टिव साइट में फिट नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से इसको पता चल जाएगा, म्यूटेटेड जो होगी गवानीन वो इसके अंदर एक्टिव साइट के अंदर फिट हो जाती है, और जो नॉर्मल गवानीन है वो नहीं होगी तो वो दोबारा अपने वापस चली जाएगी, ठीक है। सो इन दिस वे दिस ऑक्सो जी इज़ रिमूव, which would failure to remove OXO G would have resulted in a G2T mutation. Yes, कि ये जो है ना इनके स्ट्रक्चर्स की है कि G2T म्यूटेशन, क्योंकि ना जो टी है थायमिन जो है वो उसका स्ट्रक्चर साइटोसिन से ना बहुत मिक्स मिलता है, ठीक है। तो सिर्फ इनके मिथाइल ग्रुप, पता नहीं एक और कीटो फंक्शनल ग्रुप है उसका डिफरेंस होता है, तो इनमें म्यूटेशंस होने का चांस ज़्यादा होता है। सो दिस इज़ बेस एक्सcision रिपेयर, जिसमें सिर्फ बेस को रिमूव किया जाता है अगर वो म्यूटेट हो जाए। और इसी तरह साइटोसिन और जो थायमिन ये म्यूटेशन है ये भी कॉमन है, मैंने आपको बताया है, क्योंकि साइटोसिन और जो थायमिन है इसका स्ट्रक्चर आपस में बहुत मिलता होता है, तो इसमें भी म्यूटेशन होने का ज़्यादा चांस है। लेकिन उसको भी कौन रिमूव करेगा, यही रिमूव करेगा, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एक्टिविटी। Clear? Okay, now we will move to the next slide in which we will discuss mismatch repair. Okay. अच्छा, अभी इसी को शो कर रहे हैं इस स्लाइड में, ठीक है, कि पहले क्या हुआ, अब यूरासेल में इधर म्यूटेशन आई है जी, यहाँ में जी के सामने क्या किसने आना था, टी ने आना था, सॉरी सी ने आना था, तो उसकी जगह क्या आ गया, यूरासेल आके बाइंड हो गया। तो वही है कि यूरासेल का स्ट्रक्चर भी उसके साथ थायमिन के साथ, सॉरी साइटोसिन के साथ मैच करता है, ठीक है। तो डेट इज़ अ म्यूटेशन। इस म्यूटेशन को कौन रिमूव करेगा, यूरासेल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज क्या करेगा, इसको यहाँ से रिमूव कर देगा यूरासेल बेस को, ठीक है। फिर क्या होगी, एपी एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी होगी। अच्छा, एपी एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या है कि जो, अच्छा अब इधर से सिर्फ बेस रिमूव हुई है, अब क्या होगा कि एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, ये तो न्यूक्लियोटाइड को कट करता है, ठीक है। तो इसने क्या किया कि एक न्यूक्लियोटाइड जो यूरेसिल वाला, ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड था, इसको इधर से क्या कर दिया, कट कर दिया। उसका जो एक एंड उसका फॉस्फेट के साथ जुड़ा होता है, दूसरा उसके साथ जुड़ा होता है शुगर के साथ, तो दोनों बॉन्ड उसने उसके तोड़े, तो न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया, अलहदा हो गया। और फिर क्या है, फॉस्फोडाइस्ट्रेस एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज बी, फोटोडाइस्ट्रेस एक्टिविटी होगी। तो क्या होगा कि ये जो न्यू न्यूक्लियोटाइड है वो दोबारा इसका यहाँ पे ऐड हो जाएगा,
जी। अच्छा, फोटोडाइस्ट्रेस जो एक्टिविटी है उसका ये मतलब है कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाना, ठीक है। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगा ये न्यूक्लियोटाइड के साथ, न्यू न्यूक्लियोटाइड के साथ, और फिर क्या होगा कि नेक्स्ट में पोलीमरेज एक्टिविटी, डीएनए पोलीमरेज बी शो कर रहा है, ठीक है। तो पोलीमरेज एक्टिविटी इस साइटोसिन को ऐड कर देगी जो कि एक करेक्ट बेस पेयर है जिसने ऐड होना था, और फिर क्या है, डीएनए लाइगेज 3 ने इसको अगले वो उसके नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच कर दिया, ठीक है। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है इसके न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान। अच्छा, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड ये इस वजह से होता है कि जो फॉस्फेट है ना उसके दोनों साइड से बॉन्ड बने हुए होते हैं, ठीक है। क्योंकि एक फॉस्फेट है ना, तो एक साइड पे उसकी एक होती है, बेस होती है, दूसरी साइड पे दूसरी बेस होती है, ठीक है। और फिर जो बेस है उसका एक बॉन्ड उसके साथ होता है, शुगर के साथ होता है। अगर इसके आप स्ट्रक्चर को इन डिटेल में देखें एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में, तो फॉस्फोडाइस्ट्रेस बॉन्ड में किसकी एक्टिविटी है, फॉस्फोडाइस्ट्रेस एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज बी, ठीक हो गया। सो ये भी बेस एक्सीजन रिपेयर का क्या था, डिटेल में उसकी एक्सप्लेनेशन थी। Yes, look here, this is the mismatch repair. Yes, in mismatch repair what will happen? मिसमैच ये है कि बाय चांस जो है, फॉर एग्जांपल जैसे अब बेस ऑक्सीजन थी, ये भी मिसमैच ही है कि गवानीन थी उसके सामने क्या आनी थी, साइटोसिन आनी थी, लेकिन वो क्या आ गई, यूरेसिल आ गई। तो दैट इज़ अ मिसमैच, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो पोलीमरेज है, डीएनए पोलीमरेज, वो क्या करता है कि जब उसकी हो रही होती है रेप्लिकेशन होती है, तो दैट इज़ द टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इससे आगे क्या बन रहा है, डॉटर स्ट्रैंड बन रहा है। तो माइट पॉसिबल कि उसमें कोई ऐसा न्यूक्लियोटाइड आ जाए जो कि मिसमैच कर रहा हो, ठीक है, उसके साथ मैच नहीं कर रहा होगा। तो क्या है कि डीएनए पॉलीमरेज जो कि रेप्लिकेशन करवा रहा होता है, उसकी अपनी प्रूफ रीडिंग एबिलिटी है, वो क्या कर लेता है, प्रूफ रीड कर लेता है, और फिर उसकी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है कि बेस पेयर्स को रिमूव करता है, ठीक है। अच्छा, और इसकी जो डीएनए पॉलीमरेज है, इसकी एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी 3 to 5 प्राइम की तरफ है, कि इस साइड से काटना शुरू करता है और इस साइड पे क्या करता है, एंड करता है। तो इसने क्या किया कि ये इसमें क्या आ गया, जहाँ पे मिसमैच था इसको इसने क्लियर किया, ठीक है। क्योंकि जो मिसमैच बेस पेयर है वो ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन करता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई सिंगल, जैसे हमने ट्रांसवर्जन पढ़ी थी, तो उसमें क्या था कि प्यूरिन पैरामिडिन की जगह चेंज हो गया, तो स्ट्रक्चर ही पूरा चेंज हो जाता है, ठीक है। इस तरह भी वैसे भी जहाँ पे भी मिसमैच आता है कि उसके स्ट्रक्चर में वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, पता चल जाता है डीएनए को, पोलीमरेज को। वैसे भी ये प्रूफ रीड करता है, उसको पता चलता है, कोई म्यूटेशन आ जाए तो उसको ये देख लेता है। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से इसने ये जो ख़राब थे म्यूटेटेड जो था उसमें न्यूक्लियोटाइड, उसको रिमूव किया। और इसकी ये डीएनए पॉलीमरेज की भी एक्टिविटी है कि ये भी थोड़ा आगे से थोड़ा पीछे से इसको रिमूव करता है, यानी कि सिर्फ उस न्यूक्लियोटाइड को नहीं मिटाता जो कि ख़राब था, जो या जिसने इशू था, ये भी आगे पीछे दोनों से करता है। अच्छा, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करके इसने इनको रिमूव कर दिया, फिर क्या डीएनए पॉलीमरेज अपनी उसकी पॉलीमरेज एक्टिविटी करेगा और नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर देगा, ठीक है। दैट इज़ द एंड ऑफ DNA repair mechanisms, and next we will discuss the micro macromutations. इसको इस स्लाइड को भी देखें, यहाँ पे भी यही शो हो रहा है बस कि डीएनए पॉलीमरेज ने क्या किया कि फिर सारा इसको जो म्यूटेशन थी इसको दोबारा ठीक कर दिया और दोबारा न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करवा दिए। जी, चलो। सो मैक्रोम्यूटेशंस, अच्छा मैक्रोम्यूटेशंस को इधर एक्सप्लेन करने का इसका यही मकसद है कि जो डीएनए रिपेयर है वो सिर्फ पॉइंट म्यूटेशंस का होता है, मैक्रो म्यूटेशंस का नहीं होता। इस वजह से इनको आगे डिस्कस किया गया।
So if you talk about the macro mutations, these are the mutations that are in the chromosome number, or the large part of the, if the large part of chromosome is removed or added, तो इट इज़ कॉल्ड मैक्रो म्यूटेशन। इसके हम टाइप्स पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ डिलीशन। डिलीशन में क्या होता है, यहाँ पे आप जैसे देखें कि ई और जो एफ जीन्स हैं ये क्या हुए, डिलीट हो गए। ठीक है, किसी कोई चांस इवेंट ऐसा आया कि ये जीन बीच में से निकल ही गई। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है कि इसमें चेंज आ जाएगी। ये हो सकता है कि अब क्या होगा कि डी जी के साथ जुड़ गया। ठीक है, एक तो इन जीन का अगर फंक्शन हुआ तो वो लूज़ हो जाएगा। दूसरा इसमें इसका ये एस्पेक्ट भी हो सकता है कि जो एक जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेटरी जीन्स होती हैं वो उसके पीछे होती हैं। ठीक है, वो भी सारा इसका डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, दैट इज़ द डिलीशन इन विच लॉस ऑफ क्रोमोसोम सेक्शन डिलीट हो गया। नेक्स्ट इज डुप्लीकेशन। व्हाट विल हैपन इन डुप्लीकेशन, इसमें जीन डुप्लीकेट कर जाती हैं। ठीक है, जैसा कि ई एफ जीन है इधर, तो क्या है कि ई एफ दोबारा डुप्लीकेट करके आ गई। ठीक है, अब अगर दो दफ़ा जीन डुप्लीकेट कर गई है तो उसका भी पॉसिबल है कि नॉर्मल इफेक्ट ना हो। वैसे डुप्लीकेशन का इतना भी डिज़ास्टर्स इफेक्ट नहीं होता जितना डिलीशन का होता है। डिलीशन नुकसानदेह ज़्यादा होती है, डुप्लीकेशन भी हार्मफुल हो सकती है लेकिन इतनी नहीं। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट इज़ द इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है कि जो डीएनए का सेगमेंट है वो उल्टा करके आ गया। जैसे ईएफ जीन है ना, तो अगर वो क्या हो जाए, एफजी की फॉर्म में आ जाए, जैसे आप यहाँ देखें तो ईएफ जीन थी यहाँ पे, ये एफ ई बन गई है। ठीक है, इन्वर्जन हो गई है। दैट में आल्सो वेरी हार्मफुल। ठीक है, कि जीन्स का जैसे आप देखें ना कि अगर ये कोई लार्ज पॉलीपेप्टाइड थी तो क्या होगा कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी इससे डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, और वैसे भी आपको पता है कि क्रोमोसोम पे रेगुलेटरी जीन्स होती हैं, कुछ एक्सप्रेसिंग जीन्स होती हैं, रेगुलेट करने वाली आगे वाली को रेगुलेट करती हैं। ये भी हम पढ़ेंगे इसी में जेनेटिक्स में कि एक जीन का, एक जीन कैसे रेगुलेट होती है कि कब उसने एक्सप्रेस होना है, कब उसने एक्सप्रेस नहीं होना। ठीक है, एंड द लास्ट इज द ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेट क्या है कि अपनी जगह बदल लेना। ये देखिए ई एफ जीन यहाँ पे क्या है, ट्रांसलोकेट करके पीछे आ गए। सेंट्रोमेयर के पीछे अब आ गई है, पहले आगे थी और फिर पीछे आ गई है। इसमें भी ये नुकसान हो सकता है कि वो हो सकता है किसी जीन के दरमियान में जाके बैठ गई हो। ठीक है, और सीक्वेंस इसने चेंज कर दिया। सो दैट इज़ द एंड ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज़ all about mutations and DNA repair. So now if you have any question you may ask in inbox. Allah Hafiz and thank you.